आज के इस क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है और 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। संभवतः आपसे 2024 में पूछा जा सकता है क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ज्यादातर एक साल के बाद जो है क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चंस में कहता है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का वर्णन करें। अभी मैंने आपको इक्ता प्रणाली के बारे में बताया है, लेकिन यहां पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इक्ता प्रणाली क्या होता है। देखिए इक्ता प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो यह एक ऐसी प्रणाली थी जो कि कहा जाए तो यह राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और कृषि रूप से लागू होने वाला प्रणाली था। और यह जो प्रणाली था यह पूरे दिल्ली सल्तनत में काफी प्रचलित था। अब बात आती है कि इक्ता प्रणाली जो है यह शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए इक्ता प्रणाली की जड़ जो है यह तुर्क अफगान राजनीतिक संरचना में थी, यानी कि कहा जाए तो तुर्क अफगान की जो राजनीतिक ढांचा था वहां से ही आपका इक्ता प्रणाली क्या होता है, विकसित होता है। आइए आगे बात करते हैं इक्ता प्रणाली से संबंधित। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है यह अरबी प्रथा के रूप में हुई थी और बाद में यह क्या होता है तो तुर्कों के द्वारा जो है इसे अपना लिया जाता है और अपनाने के बाद इसे कहां लाया जाता है तो भारत में लाया जाता है। पहली बार भारत में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है किसकी शुरुआत करी गई थी, इक्ता प्रथा की या इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी गई थी। लेकिन जो है कुछ हद तक वह मोहम्मद गौरी के द्वारा इसे सफल नहीं बनाया गया। बाद में चलकर जो है इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने क्या किया तो इसे पुनर्स्थापित किया, इसे अच्छे ढंग से स्थापित किया और इस प्रकार इसे स्थापित किया कि यह पूरे दिल्ली सल्तनत में काफी प्रचलित हो गया। लेकिन बाद में जब चलकर यह क्या होता है तो केंद्रीयकृत शासन के तहत जो है किसके द्वारा तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, छोटे छोटे जागीरों को एकजुट किया जाता है और इस एकजुट करने के दौरान में जो है कुछ हद तक छोटी छोटी जो इक्ता प्रणाली थी, छोटी छोटी इक्ता को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। इक्ता के बारे में मैंने बताया था आपको क्या होता है इक्ता। तो देखिए इक्ता का मतलब होता है कि जितने भी भूमि के खंड थे उस खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, यही क्या था, इक्ता था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इस छोटे छोटे खंडों को क्या किया गया तो खत्म कर दिया गया। एक तरीके से कहे तो इसे समाप्त कर दिया गया और इसे एक नया रूप दिया गया। समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं इक्ता प्रणाली के अर्थ को कि आखिर इक्ता प्रणाली है क्या। तो देखिए इक्ता का जो अर्थ होता है वह भूखंड से जिसमें आने वाला भू राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जैसे देखिए पहले जो सेनाएं होती थी या पहले जो अधिकारी होता था उन अधिकारियों को वेतन देने के रूप में क्या किया जाता था तो वेतन देने के रूप में भूमि का कुछ टुकड़ा दे दिया जाता था और इसी के भूमि के टुकड़े को, ठीक है, इसी भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता था तो इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इक्ता। तो उम्मीद करता हूं आपको इक्ता का अर्थ समझ में आ गया होगा कि आखिर इक्ता क्या था। इक्ता की बात करें तो इक्ता जो था यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसके पाने वाले को क्या कहा जाता था तो मुक्ति कहा जाता था या फिर कहे तो वली कहा जाता था और इसे ही इक्तादार कहते थे। ठीक है, तो इक्ता पाने वाले को किस नाम से जाना जाता था, मुक्ति के नाम से या फिर कहे तो वली के नाम से जाना जाता था या फिर इक्तादार के नाम से जाना जाता था। और जो कि एक नगद वेतन न लेकर भूमि का कुछ भाग इसमें ले लिया जाता था। इक्ता एक ऐसी संरचना थी जिसमें दो कार्य निहित थे। इक्ता में कितने तरह के कार्य निहित थे तो दो तरह के कार्य। पहला कार्य जो था वह था भू राजस्व को इकट्ठा करना, यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो भी इस भागों को खंडित किया जाता था, इस भाग में जो भी, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई सेना रहती थी तो यहां से वो क्या करता था, भू राजस्व को इकट्ठा करता था और फिर इकट्ठा करने के बाद यहां अपने में इसे बांट लेता था। जो कुछ भी बच जाता था वह केंद्र सरकार के पास चला जाता था। ठीक है, तो यह पहला काम था। इसके बाद दूसरा काम था उस एकत्रित भू राजस्व को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों को वितरित करना। मैंने अभी बताया आपको कि वह क्या करता था, जो भू राजस्व इकट्ठा करता था उसे अपने में बांट लेता था और जो कुछ भी बचता था उसे क्या करता था तो सरकार, केंद्र सरकार के अधीनस्थ उसे कर देता था। तो यह आपके इक्ता का अर्थ है। अब आइए समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली जो है यह विकसित कैसे हुआ। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले इक्ता प्रणाली की शुरुआत मैंने आपको पहले ही बताया 1206 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया तो भाई साहब मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। लेकिन इस प्रणाली को सबसे पहले प्रभावी ढंग से सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया,
संचालित किया गया। यानी कि इल्तुतमिश ने इसे क्या किया, तो बिल्कुल प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया, इसे व्यवस्थित रूप से लागू करने का प्रयास किया और उन्होंने इक्तादार की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से क्या किया, तो व्याख्या किया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे शासन बीतता गया तो फिर जाकर के कौन आता है, सुल्तान बलबन आता है। अब बलबन ने क्या किया, तो इक्तादारियों पर केंद्रीय अधिकार को और भी कड़ा कर दिया, यानी कि इस व्यवस्था को और भी जटिल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने इक्तादार को एक इक्ता से दूसरे इक्ता स्थानांतरित कर दिया, यानी कि जो इक्तादार था, जैसे कि इस क्षेत्र में कोई था तो इसे इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जिससे प्रभारी अधिकारी को दूसरे के साथ बंधन बनाने से रोक दिया गया। यानी कि ऐसा होता है, जैसे कि अभी देखिए, अभी आप देखते होंगे एसएसबी के जवान होते हैं या बीएसएफ के जवान होते हैं या फिर आर्मी के जवान होते हैं, तो ज्यादातर जो है इसे एक बॉर्डर पर नहीं रहने दिया जाता है। क्यों नहीं रहने दिया जाता, इसे बहुत जल्द जो है एक दूसरे बॉर्डर से ट्रांसफर करता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि वहां के अस्थायी लोगों के साथ जो है उसका कोई वास्तविक संबंध कायम ना हो सके। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में देशद्रोह घटनाएं सामने आ सकती है। तो इन सभी कारणों से क्या किया, तो बलबन जो था, सुल्तान बलबन, इन्होंने भी इस तरह के प्रणाली को अपनाया और इन्होंने क्या किया, तो इक्तादारों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, तो इसके बाद खलीसा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब प्रांत में मौजूद छोटे छोटे इक्ता को भंग कर दिया। यानी कि जो इक्ता प्रणाली थी उसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उन्होंने इक्तादार की राजस्व मांगों को बढ़ाया। इसके बाद दीवान ए क्या कहते हैं, तो मुफ्त खराज और एक नया विभाग इक्तादार के निवासियों से कर ऋण इकट्ठा करने में क्या करता था, तो मदद करता था। फिर यह प्रथा जो है धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर कहां आता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल में क्या किया, तो इक्तादार पर केंद्रीय नियंत्रण और भी कड़ा कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तादार की आय और व्यय को अलग कर दिया, यानी कि उसकी आमदनी और उसके खर्चे को क्या कर दिया, अलग कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सारा राजस्व केंद्र सरकार के खजाने में जमा किया जाए। यानी कि जो भी राजस्व इकट्ठा होता है, जैसे कि पहले क्या करता था, इक्तादार ही क्या करते थे, राजस्व इकट्ठा करते थे और अपने में बांट लेते थे। अपने में बांटने के बाद जो कुछ भी बच जाता था, लगता था कि उन्हें कि अब हम केंद्र सरकार को इसे सौंप दिया जाए, तो वो क्या करता था, केंद्र सरकार को सौंप देता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर भी रोक लगा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तो भाई साहब इन्होंने सीधा सीधा कहा कि अब जो भी आपका राजस्व जमा होता है सीधे आप केंद्र सरकार के खजाने में जमा कर दीजिए, जहां से जो है आपको क्या किया जाएगा, तो वेतन का भुगतान किया जाएगा, आपके खर्चों के लिए भुगतान मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक भाई साहब क्या करते हैं, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक इक्ता के शासन में यह व्यवस्था वंशानुगत हो गया था। यानी कि जब फिरोज शाह तुगलक का शासन काल आया तो वैसे उन समय तक जो है एक तरीके से कहे तो यह वंशानुगत हो गया था। वहां इसके शासन काल में जैसे कि हम करते हैं तो हमारे आने वाले वंशज भी इसे करेंगे, हमारे पूर्वज भी कर रहे थे, तो इस तरीके से जो है यह प्रथाएं फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में लागू हो गया। जैसे इक्तादार की विधवा, बेटे, दामाद या फिर दास को उनके निधन के बाद क्या किया जाता था, तो उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता था, उसको उत्तराधिकारी बनने की अनुमति दे दी जाती थी। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपके इक्ता प्रणाली का जो विकास है दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे कैसे हुआ, किस तरीके से यह किसके शासनकाल में प्रभावी रहा। फिर बात करते हैं अंत में हम लोग क्या लिखेंगे, तो अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या लिखना है, तो जितनी भी बातें मैंने अभी बताई है उन सभी का सार संग्रह आपको नीचे लिखना है और यदि आप पेपर में इसको लिखते हो तो आपका आंसर अट्रैक्टिव होता है और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। देखिए बात करते हैं निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, अतः राजस्व संग्रहण और मूल्यांकन के मूल रूप के रूप में, यानी कि राजस्व से जो भी राजस्व का जो भी इकट्ठा किया जाता था राजस्व, उस राजस्व के संग्रहण में या फिर उसके आकलन में कि कितना राजस्व एकत्रित होता है, इन सभी के मूल रूप में क्या किया जाता था, तो आपका इक्ता प्रणाली काफी ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ। इसे एक मजबूत शासन और सेना के प्रशासन और रख रखाव में काफी ज्यादा योगदान दिया और इससे काफी ज्यादा लाभ हुए, क्योंकि जब यह प्रथा आई तो विभिन्न प्रकार से क्या हुआ, तो राजस्व का वसूली किया गया। राजस्व के वसूली करने के साथ साथ जो है क्या होता है, तो सारी चीजें जो है सरकार के नियंत्रण में होने लगी, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में, जहां से सरकार को उसकी जानकारी प्राप्त होने लगी, तो विभिन्न प्रकार से जो है इसमें लाभ भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसका बाजारों पर भी काफी ज्यादा नियंत्रण था इक्ता प्रणाली जो थी इसका, और यहां तक कि कृषि क्रांति की भी शुरुआत हुई। फिर भी व्यवस्था की सफलता या इसकी संस्थागत स्थिति जो है यह काफी हद तक शासक
का प्रभावी नियंत्रण बढ़ाने में क्षमता और इक़्तिदार की विश्वसनीयता पर जो है ये काफी निर्भर करता था। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि एकता प्रणाली जो है या इक़्तिदार प्रणाली जो है भाई साहब किस प्रकार से प्रभावी रहा हमारे शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। तो उम्मीद करता हूं आपको एकता प्रणाली के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और जिस तरीके से मैंने आंसर लिखा है पेपर में, जब भी ये प्रश्न पूछे जाए तो आपको भी पेपर में आंसर वैसे ही लिखना है। एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।